हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आप सबको मेरी तरफ से राम राम। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इवोन पोलोजी का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। फ्रेंड्स, आपको बता देती हूँ कि यह सिद्धांत आपके टीचिंग का कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें अधिगम के जो जितने भी सिद्धांत हैं ना, बेसिकली मैं आपको यही बता रही हूँ कि यही नहीं, अधिगम के जितने भी सिद्धांत हैं जो हम कवर करेंगे हमारी क्लासेस में, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। और फ्रेंड्स, इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है क्योंकि अधिगम एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि विद्यार्थियों के करके सीखने के अधिगम को बढ़ावा देता है। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करेंगे आज शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत और इसको पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद आपको कहीं और से इस टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं इवोन पोलोजी का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन कैसे बनते हैं एग्जाम में अभी हम जानेंगे। देखिए, आपको पूछ लेंगे कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था, तो इवोन पोलोजी ने। फ्रेंड्स, आप जितने भी सिद्धांत है ना उनके इंग्लिश में नाम जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि हिंदी में तो कई सारे नाम बना के दे सकते हैं जिससे आप क्या हो सकते हो, कंफ्यूज हो सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जो कि इवोन पोलो ने दी थी। तो फ्रेंड्स, इवोन पोलो कहाँ के थे? इवोन पोलो एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला। इनके अनुसार किसी की उत्तेजना के समांतर अगर कोई सिग्नल निर्धारित कर दे तो वह समान प्रतिक्रिया करेगा जितना वह उत्तेजना बढ़ाने पर करेगा। फ्रेंड्स, ये आपको समझ नहीं आया होगा, इस लाइन को हम अभी एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इवोन पोलो ने सबसे पहले अपना प्रयोग किस पर किया था, यानी कौन से जानवर पर किया था। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि कुत्ते पर कौन से मनोवैज्ञानिक ने अपना प्रयोग किया था, यहाँ इवोन पोलो ने कौन से जानवर पर अपना प्रयोग किया था। तो फ्रेंड्स, इवोन पोलो ने कुत्ते पर अपना प्रयोग किया था, ठीक है। और इन्होंने 3 प्रकार के अनुबंधन बताए थे, यानी 3 प्रकार की क्रियाएं होगी, अनुबंधन होगा, वो हम अभी समझेंगे। फ्रेंड्स, ये कुछ टर्म्स हैं जो आप इनको लिख लीजिएगा, जो हम पढ़ेंगे कंडीशंस उनमें ये काम आएगी। फ्रेंड्स, लिखिए, भोजन, फूड क्या होता है, अनकंडीशनल स्टिमुल्स। लार होती है अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, और घंटी होती है कंडीशनल स्टिमुल्स। कैसे, इनको हम अभी जानेंगे। तो फ्रेंड्स, इवोन पोलोजी ने क्या किया कि एक बॉक्स और यहाँ पिंजरा लिया, उसमें कुत्ते को क्या कर दिया, बंद कर दिया। और कुत्ते को बंद करने के बाद में इवोन पोलोजी ने क्या किया कि पहले इवोन पोलोजी ने 3 प्रकार की कंडीशन देखी। पहले क्या किया, यानी कोई कंडीशन लगाने से अनुबंधन करने से पूर्व उन्होंने क्या किया, कुत्ते को पिंजरे में बंद किया, ठीक है। आप यहाँ से नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। आपको वैसे तो पूरे डिटेल में पूरी वीडियो के नोट्स बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन बहुत से बच्चों को ना ये टर्म समझ नहीं आती है कि अनुबंधन के पूर्व क्या होता है, अनुबंधन के समय क्या होता है, अनुबंधन के बाद ये क्या है, क्योंकि कन्फ्यूजिंग वर्ड है। पोलो के सिद्धांत में सबसे कंफ्यूज करने वाले जो मैटर है या जो विषय वस्तु है वो यही है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये समझ आ गया ना तो पूरा इवोन पोलो का सिद्धांत आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि वो पूरा सिद्धांत है वो इन पे ही बेस्ड है। तो फ्रेंड्स, इनको लिखिएगा साथ में, क्योंकि लिखने के बाद आप भूलेंगे नहीं। देखिए, अनुबंधन के पूर्व क्या हुआ था। अनुबंधन के पूर्व पोलोजी ने कुत्ते को क्या किया, बॉक्स में बंद कर रखा था, ठीक है। उन्होंने कुत्ते के सामने क्या लेके गए, भोजन लेके गए। भोजन को देखे लार आई, तो भोजन को देखे लार आना क्या है, कोई कंडीशन तो नहीं है ना, कोई मतलब उन्होंने अलग कंडीशन तो नहीं देखी इसमें कि भोजन को देखे आई है, तो स्वाभाविक सी बात है। वो तो किसी के साथ भी हो सकता है। अगर किसी को गोलगप्पे पसंद है और उसे गोलगप्पे वाला दिख जाएगा तो उसके मुंह में लार आना क्या है, स्वाभाविक है। वो क्या है, अनकंडीशनल है, अनकंडीशनल स्टिमुल्स है। तो भोजन यहाँ क्या हो गया, अनकंडीशनल स्टिमुल्स हो गया, और लार क्या हो गई, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स हो गया। कैसे कि भोजन को देखने से आई है ना लार,
भोजन को देखने से ला रही है, तो भोजन है अनकंडीशनल स्टिमुल्स। यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, भोजन तो एक नेचुरली है ना, यहाँ कोई कंडीशन थोड़ी है। तो अनकंडीशनल स्टिमुल्स हो गया भोजन, और लार क्या हो गई अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, क्योंकि इसमें कोई शर्त नहीं है। भोजन भी क्या है, कोई एक शर्त नहीं है, और लार भी क्या है, कोई शर्त रखने पे कोई लार नहीं आई है। लार तो आई है भोजन से, खाने को देखकर। तो यहाँ भोजन हो गया अनकंडीशनल स्टिमुल्स और लार हो गई अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। फिर उसने घंटी बजाई, तो कुत्ते ने कोई अनुक्रिया की? कोई अनुक्रिया नहीं की। कुत्ता क्यों अनुक्रिया करेगा भाई, उसे तो भोजन मिल गया, भोजन मिल गया, भोजन को देखते लार आई। उसके बाद आप घंटी बजाओ, चाहे उसके सामने ढोल बजाओ, वो तो कुछ नहीं करेगा, आराम से खा पी के बैठ जाएगा। तो पोलो जी ने देखा कि भोजन दिया, कुत्ते के मुंह में लार आई, फिर घंटी की ध्वनि बजाई, तो कुत्ते ने तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। भाई उसका पेट भर गया था, वो क्यों रिस्पॉन्स देगा? उसका तो पेट भर गया था, उसकी भूख शांत हो गई थी। अब आप कुछ भी करो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा, क्योंकि उसे पहले भोजन मिल गया था, उसे पहले भोजन मिल गया, भोजन को देखते लार आ गई, फिर घंटी बजाई तो उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये थी पहली टर्म्स, ये थी पहली टर्म्स जो पोलो जी ने सिद्ध करके देखी। इसके बाद पोलो जी ने क्या किया, फिर उसने इस कंडीशन को अलग तरीके से करके देखा। कैसे? अनुबंधन के समय, यानी उसने अनुबंधन को जोड़ के देखा। पहले उसने घंटी की ध्वनि बजाई, यानी घंटी बजाई, और घंटी बजाते ही क्या हुआ, घंटी बजाते ही क्या हुआ, घंटी बजाई और घंटी बजा के उसे भोजन दिया, तो कुत्ते के मुंह में आ गई लार। घंटी बजाई, जैसे घंटी की आवाज़ दी और घंटी की आवाज़ कर दी, उसे कुत्ते के सामने क्या गया, भोजन लाया गया, तो कुत्ते के मुंह में आई लार। लेकिन उस टाइम ना वो लार है ना घंटी की ध्वनि से नहीं आई थी, वो लार है वो भोजन को देख ही आई थी, क्योंकि घंटी की ध्वनि बजाने के बाद उसे भोजन मिल गया, तो उसके मुंह में लार आई, हाथों हाथ ही उसे भोजन दे दिया, तो उसके मुंह में लार आ गई। यानी यहाँ भी क्या थी, लार अनकंडीशनल रिस्पॉन्स थी, वो घंटी की ध्वनि से नहीं आई थी, वो भोजन को देख के आई थी। ठीक है ना, घंटी की ध्वनि के साथ अगर उसे भोजन दे दिया तो वो लार है वो भोजन से आई थी, ना कि घंटी की ध्वनि से। तो यहाँ भोजन क्या हो गया, अनकंडीशनल स्टिमुल्स, और घंटी की ध्वनि है कंडीशनल स्टिमुल्स, और लार है अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। फ्रेंड्स आपको ये समझ आ गया होगा, कुछ भी नहीं है कि पोलो जी ने घंटी की ध्वनि बजाई और घंटी की आवाज़ से क्या किया, घंटी की ध्वनि की और उसके साथ ही उसे भोजन दे दिया, तो उसके मुंह में लार आई, लेकिन वो लार भोजन से थी, ना कि घंटी की ध्वनि से। फिर पोलो जी ने सोचा कि ये तो फिर भोजन से ही लार आई है, इसको भोजन को देखे लार आई है, कुछ और तरीका अपनाते हैं। फिर पोलो जी ने तीसरी कंडीशन यूज़ की, तीसरी टर्म्स यूज़ की, यानी अनुबंधन के बाद पोलो जी ने क्या किया, घंटी बजाई, और घंटी बजाते ही क्या हुआ, कुत्ते के मुंह में लार आ गई। अब पोलो जी देखे, वाह इसको तो भोजन भी नहीं दिया और इसके मुंह में तो देखो लार आ गई, मतलब कुत्ते को क्या है, उसे ये हो गया कि अब घंटी बजी है ना, तो घंटी बजते उसे भोजन मिलेगा, क्योंकि उसे पहले घंटी की ध्वनि के साथ भोजन मिल गया था ना, तो कुत्ता इस वेट में ही बैठा था कि अब घंटी की ध्वनि बजेगी और उसे भोजन मिल जाएगा। घंटी की ध्वनि बजी है और भोजन मिल जाएगा, और घंटी की ध्वनि बजते ही उसके मुंह में क्या आ गई, लार आ गई। तो फ्रेंड्स यहाँ घंटी की ध्वनि क्या हो गई, कंडीशन स्टिमुल्स, और लार अब किस में बदल गई, कंडीशनल रिस्पॉन्स में। पहले अनकंडीशनल थी क्योंकि भोजन को देखे लार आ रही थी ना, अब उसको भोजन को देखे लार नहीं आ रही, उसको तो घंटी की ध्वनि से ही लार आ गई, खाली घंटी बजाई और कुत्ते ने लार टपकाना शुरू कर दिया। तो यहाँ लार किस में बदल गई, कंडीशनल रिस्पॉन्स में। फ्रेंड्स आपको इतना समझ आ गया होगा। फ्रेंड्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म्स है, आप इनको लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूज़न वर्ड है, इनको आप ना सेम टू सेम ऐसे लिख लीजिएगा, ताकि आप एग्जाम में कन्फ्यूजन ना रहो। पूरा पोलो जी का सिद्धांत है वो इन पे ही है फ्रेंड्स, तो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, इनको नोट कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। फ्रेंड्स आगे हम बात करेंगे, इनके कुछ टर्म्स हैं पोलो जी के सिद्धांत के, उनको पढ़ेंगे, कुछ परिभाषाएं हैं उनको पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, स्टेज ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग की स्टेज क्या है। पहला है उद्दीपक सामान्यीकरण, यानी स्टिमुल्स जनरलाइजेशन। उद्दीपक सामान्यीकरण आ जाता है, आपको उद्दीपक सामान्यीकरण की परिभाषा पूछ ली जाती है। फ्रेंड्स इनको लिख लीजिएगा, आप इनको इग्नोर मत कीजिएगा और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि आप 2-4 मिनट की वीडियो देख के बंद कर देंगे ना, तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स लिखिए, उद्दीपक सामान्यीकरण, स्टिमुल्स जनरलाइजेशन। क्या होता है उद्दीपक सामान्यीकरण,
नहीं पता? देखो अभी जानेंगे। उद्दीपकों के प्रति यानी समान उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया करने को उद्दीपक सामान्यीकरण कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कुत्ते ने क्या किया, घंटे की ध्वनि से लार टपकाई, क्योंकि घंटे की ध्वनि बजते कुत्ते को हो गया कि भाई उसे भोजन मिलेगा। कुत्ते को क्या हो गया कि उसे भोजन मिलेगा। लेकिन अगली बार टेलीफोन की घंटी भी क्या किया, कुत्ते ने टेलीफोन की घंटी बजी और कुत्ते ने लार टपका दी, तो उसके लिए घंटी की ध्वनि और टेलीफोन की ध्वनि क्या थी, समान थी उसके लिए, तो है ना। तो ये क्या हो गया, समान उद्दीपक हो गया उसके लिए। यानी पहले घंटी की ध्वनि और टेलीफोन की ध्वनि दोनों पे उसने लार टपकाई, तो ये क्या हो गया, उद्दीपक सामान्यीकरण। यानी उसमें भेद नहीं कर पाया उन्होंने। घंटी की ध्वनि और मोबाइल की जो घंटी बजी थी उसको उसने समान ही समझ लिया। घंटी की ध्वनि बजी तो उसे भोजन मिला था ना, तो मोबाइल की घंटी बजी है तो भी उसे क्या मिलेगा, भोजन मिलेगा, क्योंकि उसे वो घंटी मोबाइल की घंटी की आवाज़ भी उसे उस घंटी जैसी लगी थी। तो फ्रेंड्स ये होता है स्टिमुल्स जनरलाइजेशन यानी उद्दीपक सामान्यीकरण। देखिए जैसे घंटी बजने पर लार टपकाना, बाद में टेलीफोन के बजने पर लार टपकाना। फ्रेंड्स आपको इस उदाहरण से ही समझ आ जाएगा, आप इसको लिख लीजिएगा ताकि आप एग्जाम टाइम में भूले नहीं। अगर आपको परिभाषा याद नहीं रहती है ना, तो उद्दीपक सामान्यीकरण के सामने ये आप उदाहरण लिख लीजिएगा, इससे भी आपको समझ आ जाएगा कि उद्दीपक सामान्यीकरण का कंसेप्ट क्या है और क्या होता है। आप उदाहरण से अच्छी तरह दिमाग में बैठ जाएगा। फ्रेंड्स आगे देखेंगे विलोपन। क्या होता है विलोपन, हमने ये बहुत बार वर्ड सुना है विलोपन। एक्सटिंक्शन, क्या होता है एक्सटिंक्शन, सोचिए जरा। देखिए फ्रेंड्स विलोपन क्या होता है, अगर कंडीशनल स्टिमुल्स घंटी के बाद अनकंडीशनल स्टिमुल्स भोजन प्रदान न करे तो कुछ समय बाद रिस्पॉन्स आना बंद हो जाता है। जैसे अगर घंटी की आवाज़ के बाद कुत्ते को खाना न दिया जाए तो कुत्ते की लार आना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। कैसे, क्या बोल रही है, विलोपन की परिभाषा क्या बोल रही है कि अगर घंटी की आवाज़ के बाद अगर कुत्ते को भोजन नहीं दिया जाता है ना, और 2-3 बार ऐसा होता कि घंटी बजी कुत्ते को भोजन नहीं आया, फिर घंटी बजी कुत्ते को भोजन नहीं आया, तो कुत्ते की जो लार टपक रही थी ना, वो लार आना बंद हो जाएगी। तो उसका मतलब होता है उसका विलोप हो जाएगा। एक्सटिंक्शन यानी विलोपन, उसका विलोप हो जाएगा। तो फ्रेंड्स विलोपन यही होता है कि अगर कंडीशनल स्टिमुल्स के बाद अगर उसे अनकंडीशनल स्टिमुल्स नहीं दिया जाएगा तो उसकी क्या प्रतिक्रिया आना बंद हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इसको लिख लीजिएगा। और फ्रेंड्स इसके एक टर्म्स है कि अधिगम की प्रक्रिया क्या करती है, विलोपन का प्रतिरोध करती है। अधिगम की प्रक्रिया क्या करती है, विलोपन का प्रतिरोध करती है। फ्रेंड्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म्स है और ये आपका कोई भी टेट एग्जाम हो इनमें से पूछ ली जाती है। और मोस्टली इवोन पोलो का सिद्धांत तो DSSB, केवीएस, रीट और रीट मेंस इन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी अधिगम के सिद्धांत है ना, इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, चाहे आप किसी भी स्टेट का टेट उठा के देख लीजिए, आपको अधिगम के सिद्धांतों में से देखने को क्वेश्चन जरूर मिलेगा फ्रेंड्स। तो आप इनको इग्नोर मत कीजिएगा। अगर आपका रीट का एग्ज़ाम है तो आपके लिए ये आपके सिलेबस में भी ये डेफिनेटली लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि अधिगम के सिद्धांत यानी अधिगम का कोई भी सिद्धांत आपसे पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। तो आपके रीट प्री और मेंस के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, आप इसको इग्नोर मत कीजिएगा और इसके प्रॉपर नोट्स बनाइएगा ताकि आपको प्री और मेंस दोनों एग्ज़ाम में काम आ सके। फ्रेंड्स अगर आप नोट्स बनाते हैं ना तो आपके जब तक आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जितने भी एग्ज़ाम देखना टीचिंग के, सब में आपको ये काम आएंगे क्योंकि क्लासेज ऐसी है जो ओल्ड टीचिंग एग्ज़ाम के लिए है। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं विभेदन। विभेदन क्या होता है फ्रेंड्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। हमने डिस्क्रिमिनेशन वर्ड तो बहुत बार सुना है, क्या होता है डिस्क्रिमिनेशन, इसके बारे में हम जानेंगे। भाई विभेदन सुना तो है आज तक, लेकिन विभेदन के बारे में हमें पता नहीं है इसकी डेफिनेशन क्या है। विभेदन तो हम जानते हैं कि किसी को अलग अलग करना, उसमें उसको बांट देना, हमारे लिए तो विभेदन वो होता है। लेकिन अधिगम की अकॉर्डिंग विभेदन क्या होता है इसको हम अभी पढ़ेंगे। देखिए डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, विभेदन क्या होता है, इसमें व्यक्ति ओरिजिनल कंडीशनल स्टिमुलस और अदर स्टिमुलस के बीच विभेद या अंतर करना शुरू कर देता है। कैसे,
कैसे विभेद करना शुरू कर देता है, मतलब उसको पहचानना शुरू कर देता है। कैसे शुरू कर देता है? जैसे बहुत सारी घंटियां बजने के बाद कुत्ता यह पहचान लेता है कि किस घंटी की आवाज़ के बाद खाना मिलेगा। फ्रेंड्स, समझ आ गया होगा आपको। जैसे उद्दीपक सामान्यीकरण में क्या हो रहा था? उद्दीपक सामान्यीकरण में ये हो रहा था कि घंटी बजने पर जैसे कुत्ता लार टपका रहा था ना, तो वो बाद में टेलीफोन के बजने पर भी लार टपका रहा था। यानी वो विभेदन नहीं कर पा रहा था, घंटी की आवाज़ में और टेलीफोन की आवाज़ में विभेद नहीं कर पा रहा था, उनको समान ही समझ रहा था, है ना। लेकिन विभेदन में क्या करेगा कुत्ता? घंटे की आवाज़ और टेलीफोन की आवाज़ क्या है, पहचानने लगेगा कि हाँ ये तो टेलीफोन की आवाज़ है, ये उस घंटी की आवाज़ से अलग है। मुझे तो घंटी बज रही थी ना, उस पर खाना मिल रहा था, तो टेलीफोन की घंटी और घंटी की आवाज़ में वो विभेद करने लगेगा। घंटियों की आवाज़ को वो अलग अलग पहचानने लगेगा कि हाँ ये टेलीफोन की घंटी है और वो खाने के लिए जो घंटी बज रही थी ना वो अलग थी। तो फ्रेंड्स, विभेदन भी आपको समझ आ गया होगा। फ्रेंड्स, मैंने बहुत इजी वे में अपने पूरे प्रयास से आपको समझ आया है। मुझे पता है कि अगर आप वीडियो को पूरा एक बार वॉच भी कर लेते हैं ना, तो 70% इवोन पोलो का कंसेप्ट आपको वीडियो से समझ आ जाएगा। लेकिन फिर भी आप नोट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में नोट्स बहुत रामबाण साबित होंगे आपके लिए। सवत पुनः प्राप्ति क्या होती है? सवत पुनः प्राप्ति भाई, ये भी तो एक टर्म्स है, इवोन पोलोलॉजी के सिद्धांत की ये भी एक टर्म्स है। सवत पुनः प्राप्ति अधिगम अनुक्रिया के होने के बाद होती है। जैसे जैसे कुत्ते ने क्या किया था, घंटी की ध्वनि बजने पे उसे क्या दिया जा रहा था? भोजन दिया जा रहा था। और उसे कई बार ऐसा हुआ कि विलोपन में उसके साथ ऐसा हुआ कि घंटी की ध्वनि बजी और उसे भोजन नहीं दिया गया, तो उसकी लाराना क्या हो गई? बंद हो गई। लेकिन यहाँ क्या होगा? अगर घंटी की ध्वनि के बाद उसे भोजन वापस से दे दिया जाएगा तो उसकी जो लार वो क्या है, वापस आना शुरू हो जाएगी, यानी उसकी सवत पुनः प्राप्ति हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये टर्म्स भी समझ आ गई होगी। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फ्रेंड्स शेयर तो आप बिना कहे कर ही देते हैं। फ्रेंड्स, आगे देखिए, इवोन पोलोलॉजी का जो डिटर्मिनेंट्स होती है उनको पढ़ेंगे। क्लासिकल कंडीशनिंग की क्या होती है, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट है जिनको हम इग्नोर कर देते हैं फ्रेंड्स। और मैं आपको बता दूं कि आपको जो ये कंसेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं फ्रेंड्स, ये NCERT बेस्ड हैं, मतलब ये एक ऑथेंटिक बुक से पढ़ाए जा रहे हैं। तो आप बेफिक्र होकर पढ़िएगा, और शायद इवोन पोलोलॉजी का सिद्धांत अब आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। मैंने आपकी जितनी भी टर्म्स थी इस सिद्धांत की वो सारी यहाँ पढ़ाई है। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले होती है सिमल्टेनियस कंडीशनिंग। क्या होती है सिमल्टेनियस कंडीशनिंग? सिमल्टेनियस का हिंदी में बोलते हैं हम साथ साथ। फ्रेंड्स, मतलब आपको इसके हिंदी में अगर नाम नहीं पता है तो मैं आपको इनके साथ साथ हिंदी भी अनुवाद कर देती हूँ। सिमल्टेनियस होता है साथ साथ, यानी कंडीशन के साथ साथ। कंडीशन क्या थी? हमारी घंटी, है ना। तो सिमल्टेनियस कंडीशनिंग में क्या होता है कि घंटी बजी और घंटी के साथ ही कुत्ते को क्या किया? भोजन दे दिया गया। घंटी के साथ ही भोजन दे दिया गया। इसके बाद आता है डिलेड कंडीशनिंग। डिलेड कंडीशनिंग क्या होता है? देखिए, डिलेड में क्या होता है? घंटी बजती है और घंटी के बजने के थोड़ी देर बाद उसे भोजन दिया जाता है। डिले यानी देरी से। डिले क्या होता है? देरी से। डिलेड कंडीशनिंग, ठीक है। तो बेल बजी, लेकिन बेल के साथ साथ उसे खाना नहीं दिया गया। बेल के साथ साथ उसे खाना नहीं दिया गया, घंटी बजने के थोड़ी देर बाद उसे खाना दिया गया, तो वो कौन सी हो गई? डिलेड कंडीशनिंग। ट्रेस कंडीशनिंग, यानी बेल फिर उसे खाना दिया गया। ये बैकवर्ड कंडीशनिंग होती है कि पहले खाना दे दिया फिर घंटी बजाई, तो इसका मतलब भी नहीं बनता कोई, है ना। ये तो बैकवर्ड ही है सच में, तो इसे बोलते हैं बैकवर्ड कंडीशनिंग। तो फ्रेंड्स, कुछ टाइप्स हैं जो अनकंडीशनल स्टिमुल्स के होते हैं, उनको हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये टर्म्स भी पूछ ली जाती है एग्जाम में, जिनको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। एपिटिटिव अनकंडीशनल स्टिमुल्स। टाइप्स ऑफ अनकंडीशनल स्टिमुल्स, यानी कुछ टाइप होते हैं अनकंडीशनल स्टिमुल्स के। एक तो होता है एपेटेटिव अनकंडीशनल स्टिमुल्स और एक होता है अवर्जिव अनकंडीशनल स्टिमुल्स। क्या होते हैं इन दोनों के बारे में अभी भी जानेंगे। फ्रेंड्स, एपिटेटिव अनकंडीशनल स्टिमुल्स होता है कुछ अच्छे पॉजिटिव प्रतिक्रिया,
यानी हमें कुछ अच्छे पॉजिटिव प्रतिक्रिया मिलती है, जैसे ड्रिंकिंग, कुछ अच्छा खाना पीना, डांस, मतलब जो हमें सर्टिफिकेशन देती है, उन्हें बोलते हैं एपेटिटिव अनकंडीशनल स्टिमुल्स। अवर्जिव अनकंडीशनल स्टिमुल्स, नाम से स्पष्ट है, अवर्जिव होता है घृणा करना या ना पसंद होना हमें कुछ, सच एज नॉइज, बीटर टेस्ट, पेनफुल इंजेक्शन, हार्मफुल। तो फ्रेंड्स, जैसे बहुत तेज़ आवाज़ हमें जो पसंद नहीं है वो हमें क्या करती है, सर्टिफिकेशन नहीं मिलती, उसे हमें अशांति लगती है ना, अनप्लेजेंट लगती है। तो फ्रेंड्स, अवर्जिव अनकंडीशनल स्टिमुल्स यही होती है कि तेज़ आवाज़ या इलेक्ट्रिक शॉक, पेनफुल इंजेक्शन, ये सब क्या होती है हमारे लिए अवर्जिव अनकंडीशनल स्टिमुल्स होती है, जिनसे हमें क्या मिलती है, सर्टिफिकेशन नहीं मिलती है। और एपेटिटिव अनकंडीशनल स्टिमुल्स में हमें सर्टिफिकेशन मिलती है, खाने पीने, घूमने, डांस करने से, है ना, पॉजिटिव रिस्पॉन्स होती है। और एवर्जिव अनकंडीशनल स्टिमुल्स होती है जिनसे हमें सर्टिफिकेशन नहीं मिलती है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी क्लास पूरी समझ आ गई होगी और ये कंसेप्ट इमोनपोलॉजी का भी आपको क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, आपको मेरी क्लास कैसी लगी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और मैंने अपने पूरे प्रयास के साथ आपको पढ़ाया है, जितना एफर्ट मेरे से बन पा रहा है मैं उतनी कोशिश आपको अच्छे से समझाने की कर रही हूँ। फिर भी फ्रेंड्स, अगर मेरी क्लास में कोई इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो फ्रेंड्स मुझे ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी जो क्लासेस है वो आपके ओल्ड टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही एक रेमेडियल टीचिंग जिनको आप बोलते हैं वो रहेगी। फ्रेंड्स, जितने भी टॉपिक कवर होंगे वो ओल्ड टीचिंग एग्ज़ाम बेस्ट होंगे। फ्रेंड्स, हम CTET, रीट, DEEE और KVS और जितने भी टेट है ना, उन सारे एग्ज़ाम में आने वाले कंसेप्ट को यहाँ कवर करेंगे क्लासेस में। फ्रेंड्स, अब जल्दी ही आपको हिंदी और इंग्लिश की क्लास भी देखने को मिलेगी लोहेल एकेडमी पे। फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिएगा ताकि मेरी जो क्लासेस है वो सबके लिए क्या है, बेनिफिशियल हो सके। फ्रेंड्स, आपको यहाँ फ्री में सारे टॉपिक कवर करवाए जाएंगे और आपको ये क्लासेस देखने के बाद कहीं और से नोट्स उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स, कि हाँ ये टर्म्स मेरी रह गई है इस टॉपिक के लिए। तो फ्रेंड्स, मेरी जितनी भी वीडियो है उनको आप पीछे की वॉच कर लीजिएगा ताकि आपको अगर कोई कंसेप्ट समझ ना आए हो तो वो आपको क्लियर हो सके। फ्रेंड्स, आप सबको मेरी तरफ से राम राम, धन्यवाद।